हेलो 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 गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं बच्चों आप? लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था, एक बार बताएंगे जरा? बेटा लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था, एक बार बताओगे? हाई कोर्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट आपका कंप्लीट हो चुका है या बचा है कुछ? बेटा आपका कुछ बचा है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है? अच्छा, हाई कोर्ट रह गया अभी? ये कैसे पॉसिबल है? हो तो गया सारा। मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराया था, तभी तो आपको। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कराऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाद में कराऊंगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाद में कराऊंगा, परेशान मत हो। नहीं, अनामिका अभी नहीं लूंगा टेस्ट, अभी 1-2 दिन बाद टेस्ट लूंगा, अभी नहीं लूंगा। और टेस्ट अभी नहीं लूंगा, आपको बता के लूंगा जब भी लूंगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट करा दिया मैंने। आज मैं आपको कराने वाला हूं, सबसे पहले सुन लीजिएगा आज की क्लास का टॉपिक क्या है। आज की क्लास का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहले आप इसे सुनिएगा, ये कौन होता है। सबसे पहले सुनिएगा आप कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है ना। आपने पूरी तैयारी कर लिया टेस्ट की, तो चलो टेस्ट ले लूं। बोलो अगर आप तैयार हो तो टेस्ट लिया जाए पहले आज। भाई बच्चे कह रहे हैं हम तो पूरी तैयारी करके आए हैं गुरुजी। भाई तैयारी करके आए तो चलो, तो हम तो टेस्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आओ। ये रहा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट भी लेना आपका जरूरी था, हमें तो। आप जो बोलोगे वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज वीक भाई जब से पढ़ा रहा हूं, एक दिन तो टेस्ट लेना चाहिए। आज पता भी लग जाएगा तुम्हारी तैयारी कितने लेवल की चल रही है। चलो अभी पता लग जाएगा। कहाँ गया भैया हमारा टेस्ट?
तो ये रहा बच्चों आपका टेस्ट, बताओ जरा। आज पॉलिटी का आपका टेस्ट है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ मेरे लाडलो क्या होगा इस सवाल का जवाब। आजादी से पहले रेजिड्यूरी पावर किसके पास हुआ करती थी? कोई बच्चा बात नहीं करेगा, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चनों का जवाब दो। बात करने का अधिकार नहीं है आपका, सिर्फ जवाब दीजिएगा। बच्चों यहां पे मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक वर्ड यहां पर आया अभी जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिड्यूरी पावर, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट शक्तियां। बच्चों ये अवशिष्ट शक्तियां मैंने आपको बताई थी कि आजादी से पहले जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, जब यहां पर क्या चल रहा था? ब्रिटिश रूल चल रहा था। जब हमारे भारत पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, तब हमारे यहाँ पर ये पावर गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। लेकिन जब हम लोग आजाद हुए तो ये पावर किसके पास आ गई? भाई जब हम लोग आजाद हुए तो ये पावर किसके पास हो गई? यानी कि आजादी के बाद ये जो पावर थी, ये पावर आ गई मेरे प्यारे साथियों किसके पास? आजादी के बाद यही पावर आ गई बच्चों पार्लियामेंट के पास। किसके पास आ गई? पार्लियामेंट के पास आ गई। तो एग्जामिनर जो भी पूछे बता दोगे ना? अब जो भी सवाल आपसे पूछे बता दोगे ना? मैं फिर से पूछ रहा हूं पूर्णिमा, अगर आपसे सवाल पूछे, हाँ मैंने ये टेस्ट सीजीएल वाले बच्चों का भी लिया है, तो सीजीएल वाले बच्चे ना देखें इस क्लास को आज, क्योंकि उनका मैं टेस्ट ऑलरेडी ले चुका हूं। आपको बता दूं बच्चों, ये पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आती है जरा बताना पूर्णिमा, प्राची द्विवेदी बताओ बेटा किस आर्टिकल में आती है? रीना, तो ये आती है आर्टिकल नंबर 79 में। आप तो भूल चुकी हो। मोहित भैया क्या कर रहे हैं आप? आकाश, अनुराग, संजय, गणेश। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? सर जी लास्ट गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो वो बेटा आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे इंडियन पूछे फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, वो सी राजगोपालाचारी थे। तो बच्चों ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट सवाल देखिए, जनगण मन को किस वर्ष अपनाया गया था? जनगण मन को किस वर्ष अपनाया गया था? तब बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। बच्चों आपको बताना चाहूंगा इसे किसके द्वारा लिखा गया है? जनगण मन को किसके द्वारा लिखा गया है? वर्षा, रोहित, आंचल, विनोद, अमिताभ, वैष्णवी, जनगण मन को किसके द्वारा लिखा गया है? सर जी लॉर्ड कर्जन कौन था? लॉर्ड कर्जन वो था जिसने बंगाल का पार्टीशन कराया था, है ना दोस्तों। इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो इन्होंने कुल मिलाकर कितने देशों का राष्ट्रगान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कितने देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो सर भारत का तो लिखा ही लिखा है। भारत के साथ भारत के दो पड़ोसी, एक बांग्लादेश और एक आपका श्रीलंका। भैया बांग्ला जिस तरीके से हमारा जनगण मन अधिनायक जय हो, पहले तो सावधान पोजीशन में खड़े होकर बोल सकते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। दोस्तों उसी तरीके से बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जिसका नाम है ओमार सोमार बंगला, ओमार सोमार बंगला। तो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा नोबेल प्राइज। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्राइज है वो है नोबेल प्राइज, जिसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। बच्चों बताओ वो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? जिसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, वो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो आप कहोगे सर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला है सर? 1913 में। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ जनगण मन को गाने में कितना समय लगता है? जनगण मन को गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है। कहा था ना 52 सेकंड का नॉर्मल, ये नॉर्मल टाइम है बेटा। अगर इमरजेंसी की बात हो, अगर इमरजेंसी की बात हो तो आपको 20 सेकंड लगती हैं, जिसमें आप 4 पंक्ति ऊपर की 4 नीचे की गा के छोड़ देते हो, है ना। जनगण मन का इंग्लिश में जो चेंज किया गया, मतलब इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन किया गया था, वो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। कब? 1919 में, 1919 में। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हमारे देश के संविधान में हमारे राष्ट्र को किस किस नाम से जाना गया है? हमारे देश के संविधान में हमारे राष्ट्र को किस किस नाम से जाना गया है?
बेटा जो पढ़ा रहा हूं सच बताओ, क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया था आपको? ईमानदारी से बताओ, क्या पढ़ाया नहीं है आपको ये? भाई मेरा भी तो राइट बनता है कि मेरे बच्चे कितना जानते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि आपकी तैयारी चल कितने लेवल की रही है। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए बच्चों। तो हमारे देश के राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को जो जाना गया है वो जाना गया इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1। यानी कि आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है। और दोस्तों जबकि वास्तविकता यह है कि भारत को कितने नामों से जाना गया है, आप ना जानते हो तो लिख लीजिएगा कि भारत को जाना गया बिहार, BIHAR और जे। भारत को 6 नामों से जाना गया है। जो बच्चा यस बेटा, एक बच्चा एक बार जवाब दो। अगर आपसे पूछे कि भारत को कितने नामों से जाना गया तो 6 नामों से। जैसे कि B4 हो गया भारत, I4 हो गया इंडिया, H4 हो गया हिंदुस्तान, A4 हो गया आर्यव्रत, R4 हो गया रेवाखंड, J4 हो गया जम्बूद्वीप। यानी कि भारत को 6 नामों से जाना गया है। लेकिन जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इससे सिर्फ 2 ही नामों से जाना गया है। बच्चों 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट। बच्चों क्या कभी इसका टेस्ट लिया गया है? क्या कभी ये वाला टेस्ट लिया जा चुका है इस वाले बैच में? प्रॉपर जिस बैच में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कभी लिया गया है? मैंने सीजीएल में तो एक बार लिया था, लेकिन आपसे कभी नहीं पूछा ना। हाँ, सीजीएल वालों से मैंने इसके क्वेश्चन पूछे हैं, आपसे कभी नहीं लिया बच्चों। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइएगा साथियों, सवाल नंबर नेक्स्ट। 1975 तक कौन सा शब्द भारत के संविधान में नहीं था? हाँ, सीजीएल वाले से पूछ चुका हूं बच्चों। नाइनटीन 75 तक कौन सा शब्द भारतीय संविधान में शामिल नहीं था? तो दोस्तों 1975 तक की जब बात की जा रही है तो नहीं था कौन सा शब्द? सर अखंडता। अखंडता शब्द भारत के संविधान में नहीं था। अखंडता शब्द, चलो सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए नया लगा देता हूं। आपको लग रहा है पता नहीं गुरुजी मेरा तो ये हो चुका, कोई बात नहीं, काहे परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा टफ लेवल देख लो। चलो भैया, शायद ये आपको किसी को नहीं कराया होगा, अब सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, आ जाओ लाड लो, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, या किसी को नहीं कराया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? ये वाला टेस्ट तो किसी का नहीं हुआ, बोलो यस या नो। ये वाला टेस्ट तो किसी का नहीं हुआ ना अभी तक। तो दोस्तों संविधान सभा के समक्ष जो आपकी प्रस्तावना थी वो किसने प्रस्तुत की थी? तो पहले तो डेट याद रखो, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। भैया प्रस्तुत करने वाले कौन थे? 13 दिसंबर 1946 प्रस्तुत करने वाले थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखना आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा और 110% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना निम्नलिखित में से संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? नहीं पूर्णिमा, गलत बता रही हो गुड़िया आप, पीडीएफ तो दूंगा ही। आपको बताना है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी आपके नेहरू साहब थे। जहां पर कहीं यूनियन लिखा आ गया ना तो समझ लो आपका आंसर नेहरू जी होंगे अगर संघ आ गया। अगला सवाल देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जो कहते हैं गुरुजी टेस्ट तो हो चुका है, पूछो कुछ भी। पूर्णिमा एमएन राय ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग की थी 1934 में। मेरी प्यारी गुड़िया कैसे कर रही हो आप? तो वो कहने वाले थे मेरे प्यारे साथियों ऑस्टिन साहब। अगला देखिए, अनुच्छेद नंबर 1 भारत को क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 1 भारत को क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 1 भारत को क्या बोलता है? दोस्तों अनुच्छेद नंबर 1 की बात की जा रही है तो वो बोलता है बच्चों राज्यों का संघ, ना कि समूह, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं जरा बता सकते हो आप प्रेजेंट में? कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी हैं बता सकते हैं आप? तो बच्चा बताएगा सर जी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे नया स्टेट कौन सा है और सबसे नया यूनियन टेरिटरी कौन सा है, न्यू स्टेट कौन सा है इंडिया में, जो सबसे न्यू स्टेट रहा हो वो कौन सा है और न्यू यूनियन टेरिटरी कौन सा है? बच्चों 2 सवाल बताओ, ये 2 सवाल आपको बताने हैं। न्यू स्टेट कौन सा है और न्यू यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? अभी पता लग जाएगा तैयारी किस लेवल की चल रही है बच्चों। दोस्तों अगर स्टेट की बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं, ये 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को एक नया स्टेट बना था जिसका नाम था तेलंगाना। बेटा 29 राज्य कहाँ हैं आपको किसने बता दिया? बेटा 29 राज्य हैं भारत में। भारत में 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा तो यूनियन टेरिटरी 2 एक साथ बने थे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोस्तों याद रखना। यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा तो जम्मू और कश्मीर 2 नए यूनियन टेरिटरी हैं जो एक साथ बने थे 2019 में। और बच्चों आपको बता दूं जो भारत का नया राज्य वो तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना के बाद में कोई राज्य नहीं बना है, ये बात आप याद रखिएगा। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 2014 से लेकर और 2019 तक हमारे भारत में 29 राज्य थे, 29 स्टेट थे। लेकिन 2019 के बाद हमारे भारत में कितने राज्य रह गए हैं बेटा? ये 18 राज्य रह गए, 28 राज्य रह गए। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था अब वो भारत का राज्य नहीं है, अब वो भारत का यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ये मैं आपको पहले समझा तो चुका हूं बच्चों। नैन्सी मल्होत्रा आओ बेटी अगले सवाल पर आ जाओ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया था सर जी 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि भारत के कौन सा राज्य पहले बना कौन सा बाद में बना, ये आपने बताना है। सर ये तो बड़ा टफ सवाल आपने लगा दिया, कौन सा राज्य पहले बना कौन सा बाद में बना, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं। जो यहां पर हरियाणा बना वो 1966 में बना, हरियाणा 1966 में बना। अगर मैं सिक्किम की बात करता हूं तो सिक्किम 1975 में बना, ये 72 में बना है, ये 53 में बना है, ये तो 53 में बना है बच्चों। तो 1 से शुरू होगा पक्का कंफर्म है, 1 से शुरू होगा, 1 2 1 3 बेटा 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4। देखो 53 में 66 में 71 में और 75 में कर लोगे तो बच्चों आंसर आ गया 1 3 2 4। बी विल बी द राइट आंसर। कितनों का ठीक है सच बताओ? जो तुक्का लगा रहे हैं उनका तो पता ही नहीं यार क्या चल रहा है। ये चाहे सीजीएल वाला बैठा हो सीएचएसएल, उनका किसी का नहीं हुआ ये टेस्ट आज तक। आ जाओ जरा। भारत में कैसी नागरिकता है ये तो हर बच्चा बता देगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि तो दोस्तों हमारे भारत में एकल नागरिकता है, इसे कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आपसे पूछे सर एकल नागरिकता को कहां से लिया गया तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया बच्चों? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया साथी। अगला देखो, अगला सवाल,
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है आज भी, मतलब जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है? ऐसा कौन सा देश है सिमरन? प्रिया, रोहित, विनोद, राघव, मनोज, कुंदन, यश श्रीवास्तव, मोना, अंजलि, अर्पिता, शहनाज, मीर, दानिश। दोस्तों आपको बता दूं, आज भी अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर क्या है बच्चों, दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। अच्छा, ये ड्यूअल सिटीजनशिप पर नागरिकता होती कैसी है? सर यहाँ पे स्टेट की अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है, यानी कि स्टेट और सेंटर, आप ऐसे जवाब दे सकते हो। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, बताइए जरा। 26 नवंबर 1949, पहले 26 नवंबर देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे 26 नवंबर की बात करूं तो बच्चों इस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी कि संविधान दिवस, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। जिस दिन हमारे देश के संविधान को अंगीकार किया गया था तो उस दिन क्या क्या लागू हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। नागरिकता का प्रावधान सर हाँ लागू हो गया था। चुनाव संबंधी हाँ सर ये भी लागू थे, ये भी लागू थे, तो डी विल बी द राइट आंसर। अरे वाह मेरे दिल के टुकड़ों, आज तो दिल जीत लिया तुमने, सारे बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि भाई मेरी पढ़ाई सक्सेस हो रही है। मुझे पहली बार ये लग रहा है कि हाँ वास्तव में आप अच्छा पढ़ रहे हैं। मुझे पहली बार लग रहा है कि भाई आप मेहनत कर रहे हो घर पे, बहुत बढ़िया, वेल डन, लव यू बच्चों। आ जाओ जरा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारत में नागरिकों को नहीं दिया गया है, जरा बताना। कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो भारत के लोगों को नहीं दिया गया है? पहले पढ़ो आप, पहले अभी आप गलत दे रहे हो जवाब, सारे गलत दे रहे हो। नहीं नहीं गलत आ रहा आंसर। देखो बच्चों, मैंने कहा था देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। आपको लग रहा है कि मुझे पवन भैया के पास में रहना है तो आप मेरे घर के पास में प्लॉट ले लो, वहां पे घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि मुझे अमेरिका जाके रहना, आप अमेरिका रह लो, लेकिन पहले वीजा वीजा बनवाएंगे। मैं तो भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के किसी भी राज्य में अगर आप रहना चाहते हैं, पहले जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब खरीद सकते हैं। दूसरी बात, लिंग समानता का अधिकार है यार, कोई दिक्कत नहीं। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हर जगह जाकर इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, सूचना का अधिकार नहीं है, यह बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखो, अनटचबिलिटी किस आर्टिकल में आती है? अनटचबिलिटी आती है सर 17 में, बिल्कुल सही कहा आपने। अस्पृश्यता कहिएगा, अनटचबिलिटी कहिएगा, छुआछूत कहिएगा, बच्चों ये अनुच्छेद नंबर 17 में आती है, जो कि मैंने आपको ये कहा था कि इसे बताया जाता है कि पूरे भारत से खत्म हो गई है, लेकिन आज भी इसके एग्जाम्पल आपको सबसे ज्यादा गांवों में देखने के लिए बहुत सी जगह मिल जाएंगे। बोलो आज भी छुआछूत होती है नहीं होती है? आज भी जात बिरादरी देखकर बात की जाती है नहीं की जाती? अरे नहीं, तुम तो आज भी बच्चों भारत में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर अनटचबिलिटी होती है, जहां पर, अब ये मत कहना गुरुजी मैं नहीं करता, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत में देखिए, आपको लगता होगा नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन होती है। कैसे होती है बस मैंने आपको बता दिया, और बहुत होता है। बस भगवान से प्रार्थना यही करो कि आपको इंसान का जन्म मिला है, आप उस दूसरे इंसान के साथ ऐसा मत करो ताकि उसको अपनी कास्ट पर और अपने आप पर यह महसूस हो कि यार तू इंसान नहीं है। ऐसा नहीं करना कभी भी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं एक बड़ा भाई होने के नाते कि ऐसा बिल्कुल मत करना बच्चों, कभी भी मत करना। अगर आपको कोई ऐसा करता दिखाई देता है तो यह अपराध है, अगर ऐसा कोई करता दिखाई देता है तो यह अपराध है बच्चों। हाँ, तब आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे 5 लड़की खेल रही थी, एक का नाम कुमकुम था, एक का नाम सुमकुम था, एक का नाम सिमरन था, एक का नाम दीपिका था, एक का पूर्णिमा था, एक का कुछ और नाम था। ये 5 लड़की खेल रही थी। अब एक लड़की इनके पास आ जाती है, पता नहीं किस कास्ट की किस समाज की नहीं पता, और उस लड़की को कोविड-19 से वो परेशान थी, इनके पास आके वो खेलती है। तो दोस्तों ये 5 लड़की इसे अपने पास से भगा सकते हैं कि यहां से चली जा, हमारे पास मत आ, तो तब ये अनटचबिलिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तब ये अनटचबिलिटी नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया है।
ठीक है बाबू, चलो अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बच्चों मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, अभी सुनना, इसका सही आंसर आ जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है। अगर मेरी बात सही लगे तो लिख देना मोरल भैया लव यू, अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे। ध्यान से सुनो, आप में से कितने बच्चे गांव के हैं? आप में से कितने बच्चे किसी गांव के रहने वाले हैं? वो कमेंट बॉक्स में लिखो पीएम कि सर मैं गांव का रहने वाला हूं। शहर वालों को भी एग्जांपल दूंगा, पहले गांव वाले एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो पीएम। आपने देखा होगा कि हम लोग जमीन के ऊपर, गांव में लड़ाई हो जाती है और इतनी सी जमीन के ऊपर दो भाई आपस में ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो यस या नो? इतनी सी जमीन के लिए दो सगे भाई, एक मां से जन्मे दो भाई, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो ऐसा होता है यस या नो? होता है नहीं होता? होता है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम पूरा जम्मू कश्मीर ले लेंगे। अरे हम इतनी सी जमीन के लिए भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो बेटा जम्मू कश्मीर की तरफ तो तू आंख उठाकर मत देखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना। बात क्लियर होगी ना बच्चों? तो हम जब इतनी सी जमीन के लिए आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम कैसे उसको दे देंगे? हद होगी यार। वो कहता है कि हमारा, कैसे तुम्हारा यार? आप एक पॉइंट भी मुझे बताइएगा, हरि सिंह ने जब साफ कहा था कि मैं भारत में मिलने के लिए तैयार हूं, फिर तुम्हारा कहां से हो गया? गधे हो गया? अरे चाइना भी कोई आपत्ता, अरे चाइना भी कोई बड़ी चीज नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? आ जाओ भैया, आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। अनुच्छेद नंबर 19 भारत में प्रत्येक कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता देता है? देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो यहाँ पे भी आपको 7 प्रकार की राइट मिलते थे, लेकिन आज की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 6 प्रकार के राइट है। सर वो 6 प्रकार के राइट कौन से होते हैं? आपने कहा था बोलने का अधिकार। आप एक बात बताओ, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप घर पे बैठ के बोल रहे हो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे कोई रोक सकता है क्या? दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे बोलने से रोक ले। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे बोलने से रोक ले। मैं बोलूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक शब्द भी आपके खिलाफ बोलता हूं या किसी दूसरे के खिलाफ बोलता हूं, तो वो मुझे रोक सकता है। मतलब आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। जैसे आपने कहा, एक लड़का है यहाँ पे राघव, राघव ने कहा पवन भैया आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे छोटे भाई हो, आप मुझे प्यार करते हो, मैं भी आपको प्यार करता हूं, लेकिन आप किसी एक्स पर्सन से नहीं बोल सकते जिसको आप नहीं जानते। आप उसी को बोल सकते हो ये बातें जिसको आप जानते हैं। बात क्लियर है ना? अगला देखो भैया, अशरफ भैया पढ़ लो ना, अशरफ जी पढ़ लीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप छोटे भाई हो इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे जो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। आपको घूमने का अधिकार है। आप एक बात बताओ, आप पूरे भारत में कहीं भी घूमते हो, किसी ने रोका आपको? आपका जहां मन करे आप दिल्ली जाओ, मेरठ जाओ, भारती साहू आराम से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ना तो बैठ जाओ, आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। आप घूमने जाते हो तो मैंने आपको बताया था कि आप हर जगह घूम सकते हैं, लेकिन जहां पाबंदी लगी आप वहां नहीं जा सकते। अगला देखो, ठीक है भैया, ओम कुमार जी एक्सेप्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस क्वेश्चन का जवाब दो। अगला देखिए, जीने का अधिकार कैसा अधिकार है? इस सवाल का जवाब जो भी बच्चा लेगा, सबसे पहले मैं उसका नाम लूंगा। जो बच्चा इस का जवाब देगा मुझे सबसे पहले, तो सबसे पहले जवाब दिया है, सबसे पहले जवाब दिया है किसने 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 किसने? सबने सही दिया भैया। किसका नाम लूं? जो जीने का अधिकार है बच्चों, इस जीने के अधिकार को दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। जीने के अधिकार को दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। बच्चों जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, मेरे गुड्डो गुड़ियाओं, जब देश में लॉकडाउन लगा था, क्या आपको घूमने की आजादी थी? आप बताइएगा, क्या आपको घूमने का अधिकार था गुड्डो? क्या गुड़ियाओं आपको बोलने का अधिकार था? घर के अंदर बोल सकती हो, बाहर नहीं बोल सकती। ना आपको भाषण की आजादी है, ना आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, कोई राइट आपके पास नहीं था, कोई भी राइट आपके पास नहीं था, ये बात आप याद रखना। लेकिन बच्चों जीने का अधिकार आपके पास था। दुनिया
सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन जीने के अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वो कह रहा है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? मतलब बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। विनीता, सागर, बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, ये किस आर्टिकल में लिखा है? और वो भी 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, तो उसे हमें किसी भी खतरनाक मशीन पर नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इसमें स्वतंत्रता है, यहाँ अनटचबिलिटी है, यहाँ अवैध देह व्यापार है, तो 24 विल बी द राइट आंसर। 24 विल बी द राइट आंसर बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कौन करेगा भैया? थोड़ा सा टफ है पूर्णिमा, थोड़ा सा टफ है ये सवाल, बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट एंड ड्यूटीज, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, तब आपका आंसर आ जाएगा। इंस्ट्रक्टेड करते हैं मेरे प्यारे साथियों, राइट ड्यूटी पे क्या करते हैं? इंस्ट्रक्टर करते हैं, याद रखिएगा, अनुदेशित करते हैं। अगला देखो, वह कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जरा बताओ बच्चों, इस सवाल का जवाब कौन देगा? ऐसा कौन सा अधिकार है जो किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आप कैसे भूल गए? मैंने आपसे कहा था कि ऐसे राइट जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। दोस्तों वो आर्टिकल देखो जो भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, ठीक है, प्राण का अधिकार 21, विधि के समक्ष 14 और बच्चों ये आपका 19। तो बताओ आंसर क्या हुआ? आप खुद बताओ भारती साहू, आंसर क्या हुआ? सर जी आंसर हो गया आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, जो बोलने का अधिकार है, देखिए आप भारतीय हो, हम सब भारतीय हैं, हम चाहें तो कहीं पर भी जाकर सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन कोई एक अंग्रेज व्यक्ति भारत में आया, क्या वो भारत में कहीं पर भी सम्मेलन कर सकता है? आप बताओ भाई, आप तो भारतीय हैं, आप तो भारतीय हैं, आपको तो ये राइट है, क्या उस विदेशी को भी ये राइट है कि आप आओ हमारे देश में कहीं भी सम्मेलन करो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी? नहीं यार, ऐसे कैसे करोगे? लेकिन उनको इक्वलिटी बिफोर लॉ ये मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीने का अधिकार उन्हें भी, अगर वो भारत आ गए तो उन्हें भी जीने का अधिकार है, लेकिन उन्हें सम्मेलन करने का अधिकार भारत में नहीं है। उन्हें भारत में घूमने का तो अधिकार है, लेकिन पूरे भारत में घूमने का अधिकार नहीं है, ये बात आप याद रखना। उन्हें बसने का तो अधिकार है, लेकिन पूरे भारत में बसने का अधिकार नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? ये आपने बताना है, जवाब दो भैया। चलिए, तो दोस्तों ये कब पारित किया था सरकार ने? ये पारित किया था मेरे प्यारे साथियों आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगला देखिए, अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अच्छा पूर्णिमा कह रही है मेरा सही था, ओके गुड़िया, थैंक यू भैया। परवीन क्यूट, आइए जरा जवाब दो। 21, 25, 19, 33, आप ये बताओ किन किन में से जानते हो मेरे बाबू? भाई किस किस को जानते हो? आप जानते हो सर हम 19 को जानते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। मैं देख रहा हूं जब आप कुछ भी ना जानते हो कैसे आंसर निकालना चाहिए। 21 सर इसमें जीने का अधिकार है, ये भी नहीं है सर। 25 इसमें धर्म का अधिकार है, तो बचा क्या? बचा क्या आपका? 33। आप ऐसे आंसर निकाला करो। सच में भाई आर्टिकल देखो, मैं मानता हूं 395 आर्टिकल याद नहीं रहते, लेकिन जब आपको आर्टिकल याद ना रहे तो ये वाला फॉर्मूला अपनाया करो, जब तुक्काबाजी मत किया करो। मुझे पता है कि 19 में गुरुजी ने बताया 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, मुझे पता है कि इसमें जीने का अधिकार, तो बचे क्या? अब 50-50 तो हो तुम, चलो तुक्का भी लगाओगे तो कम से कम 50-50 में तो रहेगा। ऐसे क्या करो बाबू। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा या उत्प्रेषण? जवाब आ जाएगा बच्चों हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल देखिए, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है? भाई आपने उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया, और जब तक आप मुकदमा चलाओगे नहीं, जब तक आप जेल में बंद करोगे, वहां पे जेल में भी नहीं भेज सकते हो, तो नजरबंदी कितने दिन तक रख सकते हो उसको? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह। तो भैया ध्यान रखना, उसको 3 माह तक अपनी बंदी बनाकर रखा जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। ये नॉर्मल सवाल है, तो पता होना चाहिए आपको कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया तो 3 महीने तक बिना मुकदमा चलाए उसे बंदी बनाकर भी रखा जा सकता है, और जब तक जज के सामने पेश नहीं करोगे जब तक मुकदमा चलेगा नहीं। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? अब आपको पता होना चाहिए। सर मौलिक कर्तव्य की बात करिए पवन सर ने, यार मुझे याद नहीं है। जिसको याद ना हो वो देखो, भारती, साहू, आशीष, पूजा, पूर्णिमा, अर्जुन, विनीत, रीना, जिसको याद ना हो वो देखना। सर 24 तो आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये तो बच्चों से संबंधित है। आपने कहा सर 58 आपने राष्ट्रपति की योग्यता। अब 2 बचे, ये या ये, है ना? तो कम से कम 50-50 तो हो बच्चों। ये रहे आपके 51 का है। सर जी इन्हें कहां से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया है बच्चों रसिया से। इन्हें लिया गया है रसिया से। कब लिया गया बच्चों? इन्हें रसिया से लिया गया कब? सर जी इन्हें रसिया से लिया गया 1976 में। 1976 में। आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे दिल्ली से सुन रहे हैं? दिल्ली से कितने बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखो डी। जो दिल्ली का बच्चा है कमेंट बॉक्स में लिखो डी। कितने बच्चे हैं जो दिल्ली के हैं? मैं पहले दिल्ली से शुरुआत करूंगा। आपने क्या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है या आप घर पे रह के पढ़ते हैं? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं। आप बताओ बच्चों, क्या आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है या आप घर पे रह के पढ़ते हैं? बिहार से, एमपी से, कहीं से भी आप जो पढ़ते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, लाइब्रेरी से अच्छा है कि आप अपने घर पर, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, लाइब्रेरी से अच्छा है कि आप अपने घर को ही लाइब्रेरी बना लीजिएगा। आप अपने रूम पे बैठ के पढ़िएगा। क्यों? आप लाइब्रेरी जाते हो, आपके 4 दोस्त बनते हैं, और दोस्तों आप जब उसका कंटेंट देखते हो, फिर अपना कंटेंट देखते हो, फिर उससे बात करते हो, फिर अपनों से बात करते हो, अपनी तैयारी कहीं ना कहीं आपको कम लगती है। तो प्लीज अपने घर को ही क्या बना लो, लाइब्रेरी बना लो। अपने रूम में रह के ही पढ़ो, कहीं मत जाओ। जो मेरा मानना तो यही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। अगला देखो साथियों, अगला सवाल है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक सुविधा, जिसे राज्य सुविधा अनुसार अदा कर सकता है? ये किसने कहा था? मैंने पढ़ाया आपको ये। आप सबको बुलाऊंगा मैं, चिंता मत करो। अपने ऑफिस में सबको आईफोन दूंगा, एक एक। पैसा आपका होगा और जगह हम बताएंगे कहां से आईफोन मिलेगा। दोस्तों ये कहा था केटी साहा जी ने। किसने कहा था? केटी साहा ने। जरा बताओ इन्हें कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है राघव शर्मा? तो सर इन्हें लिया आयरलैंड के संविधान से। इन्हें लिया गया है सर जी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 36 से 51 तक इनको चर्चा की गई है। अगला देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये किस आर्टिकल में है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये मत कह देना गुरुजी पढ़ाया नहीं है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता ये किस आर्टिकल में है? दोस्तों जब समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जा रही है तो ये 39 के ए पार्ट में है। ये 39 के ए पार्ट में है। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, ये आर्टिकल नंबर 50 में आता है। लेकिन ये आता किस भाग में है ये आपने बताना है। अब पता लग जाएगा तैयारी कैसी है मेरे बुक से। चलो मैं इसका आंसर आपको 50-50 करके दे रहा हूं। जरा बताओ बी या सी? बी या सी? प्रस्तावना मैंने कट कर दिया। अरे बी जवाब देने वाले मेरे छोटे छोटे गुड्डों और छोटी छोटी गुड़ियाओं, तुम पागल हो चुके हो। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना आर्टिकल नंबर 50 में आता है। और 50 आर्टिकल किस चीज में आता है? सर 50 तो डीपीएसपी में आता है। 50 डीपीएसपी में आता है। क्यों? सर जी 36 से लेकर 51 तक
36 से लेकर 51 तक वो डीपीएसपी में आता है। समझे का नहीं समझे? क्यों जबरदस्ती तुक्का लगा रहे हो कि सर बी? अरे फंडामेंटल राइट मेरे दिल के गुड्डो, आपको बता दूं ये तो 12 से 35 तक है, ये तो 12 से 35 तक है यार, काहे बात कर रहे हो तुम लोग? आज पिटाई हो जाएगी आप लोगों की, ऐसी गलती मत किया करो यार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? जरा बताइएगा। उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। चलो तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे साथियों, इनमें से कोई गलत नहीं है, सारे के सारे ये सही हैं, जितने भी ऊपर लिखे हैं ये सारे सही हैं, ये सब का आपके डीपीएसपी में आते हैं, ये सब किस में आते हैं? डीपीएसपी में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अनुच्छेद नंबर 43 किसके अंतर्गत आता है? अब जरा आप अब भी नहीं बता पाए ना, तो दोस्तों मैं सच में बताऊंगा, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सीरियसली, इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। वैसे पूर्णिमा ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, और जो डी जवाब दे रहा है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मैं कब से आपको कह रहा हूं कि मेरे प्यारे साथियों, ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 36 से लेकर और 51 तक है। मैं कब से आपको कह रहा हूं, है ना, कब से कह रहा हूं बच्चों आपसे। अरे आर्टिकल नंबर 43 भी तो तभी आएगा जब इसके बीच में होगा। क्या चाहते हो तुम लोग, है? कैसे काम चलेगा ऐसे? अगला देखिए, अगला सवाल है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति के कथनों पर विचार करो। कौन भारत की जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन है जो आर्टिकल नंबर 58 में है, इनमें से कौन सी सही है और कौन सा गलत है? शिवांश भैया बताओ जरा, इस सवाल का जवाब क्या आएगा? अब पूर्णिमा ने कहा ओल, उनका तो गलत हो चुका, चलो मैंने पहले कह दी, ओल तो आएगा ही नहीं सवाल का आंसर, ओल तो आएगा ही नहीं। सी वाले बच्चे कह रहे हैं सर सी करेक्ट है, चलो सी भी देखते हैं सी में क्या है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो पहले तो वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ द इंडियन, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है यार ये तो। दूसरी लाइन पढ़ो, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ही मस्ट हैव कंप्लीट 35 ईयर एज, ये बात बिल्कुल भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वह संसद का सदस्य है, गलत की बात कर रहे हो, वह सिर्फ लोकसभा का सदस्य बने जाने की योग्यता रखता हो, है ना, तो ये तो गलत हो गया भैया। पहला दूसरा ठीक है, अब पहला दूसरा कहाँ है? पहला दूसरा ये रहे भैया, पहला दूसरा सी वाले बच्चे बिल्कुल सही है, सी वाले बच्चे बिल्कुल एकदम करेक्ट है। वेल डन बच्चों, वेल डन वेल डन वेल डन, जबरदस्त, इसी तरीके पढ़ो बस। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? जो ट्रेड यूनियन से संबंधित थे? रवीना देवरे, रोहित कुमार, मोनू, शुभम त्रिपाठी, बताइए बच्चों। तो सर आपका जवाब आ जाएगा, वो थे वीवी गिरी, वो थे वीवी गिरी। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, हाँ आ गया सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल। अगर मैं एक सवाल पहले मेरा सवाल मेरे जवाब दो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? पहले सवाल का जवाब ये दो कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना हो तो कौन कराएगा? यदि आपको भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराना है या उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना है तो आपको कहा था इलेक्शन कमीशन कराएगा। कौन कराएगा बच्चों? इलेक्शन कमीशन कराएगा, बोला था मैंने आपको। लेकिन अगर इन दोनों के चुनाव में गड़बड़ी हो जाए, अगर इन दोनों के चुनाव में गड़बड़ी हो जाए तो फिर केस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आएगा, फिर केस जाएगा बेटा सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये पॉइंट क्लियर हुआ था उस दिन जब मैंने कोर्ट पढ़ाई थी आपको, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई थी आपको, याद रखना, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना,
कि ऐसे केस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो पहला केस यही है बच्चों। सॉरी, अगला देखो, अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो ये किया जाता है संसद के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन सबके द्वारा। अब चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, वो सब वोट कर डालते हैं। लोकसभा के मेंबर भी और राज्यसभा के मेंबर दोनों वोट डालते हैं। अगला देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आप कैसे बोल सकते हो बच्चों इस लाइन को? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, कैसे बोल सकते हो? दोस्तों वो सब करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आर्टिकल क्या यूज होता है? आर्टिकल क्या यूज होता है, जरा बता पाएंगे मुझे आप? किस आर्टिकल के द्वारा अपॉइंट करते हैं? तो बच्चों आर्टिकल होता है 76। आर्टिकल होता है आपका 76, ये आपको याद रखना है, 76 आर्टिकल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें एक राष्ट्रपति पूरे इंडिया में आज तक 1950 से लेकर और 2024 तक सिर्फ एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें बिना इलेक्शन के चुना गया है? ठीक है, जैसे कि गुजरात में एक सांसद के साथ हुआ है, उनके लिए कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, उन्हें वैसे ही जीता हुआ इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया। भाई जब कोई सामने ही नहीं खड़ा है तो उनका नाम, मैं कह रहा हूं पूरी इंडिया में सिर्फ एक व्यक्ति है दोस्तों, पूरी इंडिया में एक, और उनका नाम है मेरे प्यारे साथियों एम.एन. संजीवा रेड्डी, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। पूरा नाम है इनका डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। आप याद रखिएगा, ऐसा 2024 में गुजरात में हुआ है जहां पर बच्चों सांसद के सामने दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए नहीं खड़ा, इसलिए उसे जीता हुआ घोषित कर दिया गया है। तो ये सवाल करंट अफेयर का है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आता है, भारत का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है, किसका? आपको बताना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन ए इंटरनल पार्ट ऑफ। बच्चों इंटरनल पार्ट बताना है आपको, संसद का, लोकसभा का। ओ 50-50 करूं? कर दिया 50-50, ना ये ना ये। तो बताओ कहां है आंसर? आंसर आ जाएगा बच्चों आपका संसद, अभिन्न अंग। आपका आंसर आ जाएगा पार्लियामेंट। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन, बोलो भैया इस सवाल का जवाब क्या आएगा? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, एक बच्चा कह रहा सर 34वां क्वेश्चन एक बार मुझे बता दो। हाँ हाँ बस बता दिया आपको, क्या पूछना है इसमें बताओ, कि ऐसे भारत में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्विरोध चुने गए हैं? तो बच्चों सही तो है नीलम संजीवा रेड्डी, ये लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। आपको बता दूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हो। अगर बात कर रहा हूं राधा कृष्णन की, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने, सबसे पहले भारत रत्न में ना मिला इनको। और क्या बताऊं बेटा, बताओ कौन बच्चा कह रहा 34 समझ में नहीं आया? पूछो पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है? चलिए, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सवाल ये था कि कितने सदस्य है, तो इसके 2 आंसर आते हैं। आंसर ये 2020 से पहले, 2020 से पहले 12 प्लस 2 मेंबर यानी कि 14, 2020 के बाद, 2020 के बाद 12 आंसर। तो एग्जामिनर पूछेगा 2020 से पहले कितने, 2020 के बाद कितने, ये आपको याद रखना होगा कि 2020 से पहले कितने। चलो, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देखो जरा, अब आप इसके 2 आंसर देंगे, अब आप इसके 2 आंसर देंगे, ध्यान रखना,
या तो दो ये, अब तो ये और ये दोनों आंसर देंगे आप, जैसा एग्जामिनर पूछे, जैसा एग्जामिनर आपसे पूछे आप वैसा जवाब देंगे। ठीक है भैया। अगला देखिए, अगला सवाल आपसे कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन करता है? अरे भैया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? अभी तो मैंने बताया, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, यह भी आपको बता चुका हूं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के द्वारा होता है? तो बच्चों आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54। अगला देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? अगर मैं संसदीय शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मान लीजिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो बच्चों पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। अगला सवाल देखिए, 40 सवाल है, देखो, राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया यार, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सब पढ़ाया आपको। अगर पूछ रहा राज्यसभा तो 6 और पूछ रहा लोकसभा तो बच्चों ये ध्यान रखना, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। अच्छा, राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6, 7, 8? राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष किस आर्टिकल में आते हैं? सर आर्टिकल नंबर 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आते हैं, है ना, ये दोनों ही आते हैं बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। और इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? इनकी सैलरी डिसाइड करने का काम हमारी पार्लियामेंट का होता है। इनकी जो सैलरी डिसाइड करती है वो पार्लियामेंट करती है, आप या हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, सैलरी डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट का होता है। बच्चों अब ये बताओ जरा मुझे, 40 में से आपका स्कोर कितना रहा? ये बताओ सबसे पहले, 40 में से आपका स्कोर कितना रहा आज? आपका 40 में से स्कोर कितना रहा? किसी का 28 रहा, किसी का 15 रहा, किसी का 16 रहा। तो बच्चों अगर आपका स्कोर 30 प्लस रहा तो बहुत बढ़िया। ये टेस्ट की जो मैंने अभी कराया, इसकी पीडीएफ आपको 2 घंटे बाद अपलोड कर दी जाएगी, है ना। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होना। बाकी आपसे कल मिलते हैं फिर सुबह 11 बजे एक बहुत ही शानदार से सेशन में। बाकी आप सुबह मेरी यूट्यूब क्लास अगर करना चाहो तो सुबह यूट्यूब पर बच्चों होती है, आप लोगों को पता ही है, सुबह 6 बजे जब सब लोग सो रहे होते हैं तब हम काम की बातें कर रहे होते हैं और हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके होते हैं जो कि सुबह होती है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फीडबैक देके जरूर जाना बाबू, ठीक है, बाय बाय।